सितंबर 2023 की एक ठंडी सुबह राघव मल्होत्रा और नैना देसाई ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास बसे शांतिपूर्ण नड्डी हिमालयन लॉज से अपनी यात्रा शुरू की। यह जोड़ा, जो मुंबई से आया था, वादा कर चुका था कि दोपहर तक वे वापस लौटकर चेकआउट की प्रक्रिया पूरी करेंगे, परंतु वे कभी लौटकर नहीं आए। उनके साथ किराए पर ली गई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन भी रहस्यमय ढंग से गायब हो गई, मानो हिमालय की बर्फीली वादियों ने उन्हें निगल लिया हो। 9 महीने तक सन्नाटा छाया रहा, जब तक एक वन अधिकारी ने अवैध रूप से रखे गए चारे की जांच करते हुए एक ऐसा सुराग नहीं पाया जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। जो घटना अब तक एक साधारण दुर्घटना समझी जा रही थी, वह हिमाचल के इतिहास के सबसे भयानक अपराधों में से एक बनने वाली थी। 14 मई 2023 की सुबह धर्मशाला कस्बे से राघव मल्होत्रा और नैना देसाई, दोनों अनुभवी ट्रेकर्स, यद्यपि पेशेवर नहीं, अपने छठे प्रेम वर्षगांठ का उत्सव मनाने निकले। उन्होंने यह यात्रा जीवन की सबसे सुंदर स्मृति बनाने की आशा से चुनी थी, ताकि विवाह से पहले इसे अपने दिलों में हमेशा के लिए संजो सकें। परिवार को भेजे गए कार्यक्रम में साफ लिखा था कि वे डल लेक के चारों ओर लगभग 5 किलोमीटर लंबी एक आसान सी पगडंडी पर चलेंगे, जिसे 2 घंटे में पूरा किया जा सकता है। सुबह 7 बजे वे स्कॉर्पियो एन लेकर निकले और योजना थी कि दोपहर तक लौट आएंगे। सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। सुबह 7:43 पर नैना ने अपनी बहन को एक संदेश भेजा, ठंड है पर बेहद खूबसूरत। हम झील की ओर जा रहे हैं, थोड़ी देर में बात करेंगे। यही उनका अंतिम संदेश था। दोपहर 1:15 बजे जब लॉज के रिसेप्शन पर कमरे की चाबी वापस नहीं की गई, तो संदेह होने लगा। सफाई कर्मी ने दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। भीतर सामान व्यवस्थित था, 2 बड़े सूटकेस दीवार से सटे, नैना का हल्का कोट कुर्सी पर टंगा हुआ और बाथरूम में टॉयलेटरीज जस की तस रखी थी। मेज पर फैला हुआ धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नक्शा खुला था, जिस पर लाल निशान से डल लेक चिन्हित थी। सबसे चिंताजनक तथ्य यह था कि पार्किंग में उनकी गाड़ी भी नहीं थी। पहले सोचा गया कि वे योजना से आगे बढ़ गए होंगे या नेटवर्क की समस्या होगी, पर शाम तक जब कोई खबर नहीं आई और फोन भी बंद मिला, तो बेचैनी गहरी चिंता में बदल गई। अगले दिन सुबह 9 बजे प्रबंधक ने आधिकारिक रूप से स्थानीय पुलिस को सूचना दी। रिपोर्ट में लिखा गया, 2 पर्यटक जो लॉज से निकले थे, लौटे नहीं, चेकआउट नहीं किया और गाड़ी पार्किंग से गायब है। तुरंत धर्मशाला थाने ने मामला उच्च स्तर पर भेज दिया। किराए की कंपनी से पुष्टि हुई कि गाड़ी 12 मई को ली गई थी और 16 मई को लौटाई जानी थी। पुलिस ने डल लेक ट्रेल के आसपास के सभी पार्किंग स्थल जांच डाले, यहां तक कि NH 503 राजमार्ग पर लगे ट्रैफिक कैमरों की भी छानबीन की, पर गाड़ी का कोई सुराग नहीं मिला। शाम तक परिवार को मुंबई में सूचना दे दी गई। नैना के परिजन मीडिया से जुड़े और तस्वीरें साझा की। चंद घंटों में सोशल मीडिया पर राघव और नैना की तस्वीरें फैल गईं, जैसे बर्फ से ढकी योसेमिटी की पृष्ठभूमि पर उनका मुस्कुराता चेहरा, जो अचानक लापता प्रेमियों की प्रतीक तस्वीर बन गई। कोई नहीं जानता था कि यह सिर्फ लापता होने की घटना नहीं, बल्कि एक भयावह अपराध की भूमिका थी जो हिमालय की बर्फ के नीचे छिपी हुई थी। 16 मई की सुबह, जब मामला हिमाचल पुलिस के विशेष जांच दल तक पहुंचा, तो इसे उच्च जोखिम वाला घोषित किया गया। जांच की जिम्मेदारी एक अनुभवी उपनिरीक्षक को सौंपी गई, जिसने पहले भी अनेक गुमशुदगी के मामलों को सुलझाया था। जैसे ही उसने यह फाइल हाथ में ली, उसने भली भांति समझ लिया कि इन बर्फीले जंगलों में हर एक बीतता घंटा जीवन और मृत्यु का अंतर बन सकता है। उस अनुभवी अधिकारी को भली भांति समझ था कि धर्मशाला जैसे जंगलों में हर गुजरता पल जीवन और मृत्यु का फर्क बन सकता है। सबसे पहले 3 स्थानीय पुलिसकर्मियों की टीम, एक बचाव दल और एक हेलीकॉप्टर को धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रवाना किया गया। उनका प्रारंभिक लक्ष्य था डल लेक ट्रेल, जहां यह मान लिया गया था कि राघव मल्होत्रा और नैना देसाई गए होंगे। 2 खोजकर्ता उस पगडंडी पर ठंडी और गीली हवाओं के बीच कई घंटे चलते रहे, पर 4 घंटे की तलाशी के बाद भी उन्हें कोई सुराग न मिला, न कोई पदचिह्न, न पानी की बोतल, न गिरी हुई चुन्नी। ऊपर से उड़ते हेलीकॉप्टर को भी झील के आसपास कोई असामान्य हलचल दिखाई नहीं दी। यह तथ्य कि उनकी स्कॉर्पियो एन गाड़ी पगडंडी के शुरुआती पार्किंग में भी नहीं थी, पूरे अनुमान को उलझा गया। यदि वे सचमुच ट्रेक पर निकले होते, तो गाड़ी वहीं मिलनी चाहिए थी। अब गाड़ी का गायब होना और भी रहस्यमय हो गया।
जांच दल को मजबूरन दायरा बढ़ाना पड़ा, मुख्य पगडंडी ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी छोटी पगडंडियां, कीचड़ भरी गाड़ियां और आसपास की झीलों तक भी खोजबीन बढ़ा दी गई। तभी 17 मई की शाम को एक छोटी सी आशा की किरण आई। धर्मशाला से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण स्थित एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले 2 एशियाई युवाओं को देखा था। वे लोग एक धूसर एसयूवी चलाते हुए आए, 2 कप चाय लीं और स्थानीय नक्शा खरीदा। वे लाम दल नामक एक निर्जन झील का रास्ता पूछ रहे थे। यह बयान पूरी दिशा बदल सकता था। दुर्भाग्य से पेट्रोल पंप का सीसीटीवी खराब था, इसलिए तस्वीर या बिल कुछ भी उपलब्ध नहीं था, केवल उस वृद्ध की धुंधली याद। फिर भी यह पहला ठोस सुराग था, जिसने नया सवाल खड़ा कर दिया, क्या राघव और नैना सचमुच डल लेक की ओर नहीं गए थे? क्या उन्होंने अचानक योजना बदली और दक्षिण की ओर किसी सुनसान स्थल का रुख किया? लाम दल वाकई ऐसा ही स्थान था, गहरे पहाड़ों के बीच, बिना मोबाइल नेटवर्क, कीचड़ और पत्थरों से भरे कठिन रास्तों से घिरा। एकदम उपयुक्त जगह, जहां कोई दुनिया से कटकर खो सकता था या फिर हमेशा के लिए गुमनाम हो सकता था। 18 से 22 मई तक खोज अभियान ने पूरी ताकत लाम दल के आसपास केंद्रित कर दी। ड्रोन, खोजी कुत्ते और ऊंचाई से थर्मल इमेजरी तक का सहारा लिया गया, पर घना जंगल इतना जटिल था कि आधुनिक तकनीक भी बेअसर साबित हुई। कहीं गहरे दलदल थे, कहीं खड़ी चट्टानें जिन्हें रस्सियों से ही पार किया जा सकता था। लगातार बरसात ने मिट्टी को फिसलन भरा बना दिया, हर कदम संघर्ष बन गया। इसके बावजूद गाड़ी का पता नहीं चला, न ही उन दोनों से जुड़ा कोई चिन्ह। इस बीच धर्मशाला में बैठे जांच अधिकारी ने दोनों के निजी जीवन की पड़ताल शुरू कराई। परिवार ने विस्तार से जानकारी दी, दोनों बेहद सतर्क स्वभाव के थे, कई बार अमेरिका के ओरेगॉन और वॉशिंगटन में ट्रेक कर चुके थे। नैना तो हमेशा योजनाएं प्रिंट कर परिवार को भेजती थी, नक्शे साथ रखती, मौसम देखती और बैकअप पॉइंट चिन्हित करती। न मानसिक बीमारी, न किसी प्रकार का झगड़ा। उनका प्रेम गहरा था और वे विवाह की तैयारी में थे। ऐसे लोगों के लिए स्वेच्छा से लापता हो जाना लगभग असंभव था। 25 मई तक भी अभियान बेनती जा रहा। सवाल और गहरे होते गए, क्या वे गलत रास्ते मुड़ गए? क्या किसी अजनबी से टकराकर कोई अनहोनी हुई? या फिर यही निर्मम हिमालय, जिसकी गोद में वे आए थे, ने उन्हें अपने भीतर समा लिया? 28 मई को अधिकारियों ने कठिन फैसला लिया, विस्तृत खोज अभियान रोक दिया गया। मामला अब सक्रिय निगरानी के रूप में रखा गया, यानी जब तक नया सुराग न मिले, कोई कदम नहीं। पर मुंबई में बैठे परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने प्रार्थना सभाएं की, धन जुटाया, निजी ड्रोन टीम और स्थानीय पर्वतारोही किराए पर रखकर तलाश जारी रखी। लेकिन हिमालय की बर्फीली हवाएं अब और कड़ी हो चुकी थीं, ठंड और तेज हो गई थी। जो जंगल कभी राघव और नैना को खुले दिल से बुला रहा था, अब अपने रहस्यों को बर्फ की परतों के नीचे कैद कर चुका था। समय वहीं जम गया, सवाल अनुत्तरित रह गए और शायद हमेशा रहेंगे। अक्टूबर 2023 में जब धर्मशाला की पहाड़ियां लगातार ठंडी बारिश से भीगने लगीं, तो खोज की अंतिम कोशिशें भी व्यर्थ सिद्ध हो गईं। ऊपर आसमान से मानो हिमालय ने ठंडा संदेश भेजा, अब कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि हर बची हुई आशा मिट्टी और गिरे पत्तों के साथ बह चुकी है। धीरे धीरे जांच का दायरा सिमटने लगा, स्वयंसेवक भी थक कर लौट गए और महीने के मध्य तक लाम दल की वादियों में इंसानी कदमों के निशान तक मिट गए। बर्फीली चुप्पी ने जंगल को इस तरह ढक लिया मानो असफलता ही उसका नया आवरण हो। राघव मल्होत्रा और नैना देसाई के परिवार को अंततः उस कटु सत्य का सामना करना पड़ा कि अब खोजने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वे नहीं जान पाए कि उनके बच्चे जीवित हैं या मृत, किसी ने उन्हें मार दिया या वे खो गए, मदद की पुकार कर रहे हैं या हमेशा के लिए गायब हो गए। बस इतना निश्चित था कि गाड़ी नहीं मिली और 2 चमकते हुए जीवन जैसे वन की गहराई में निगल लिए गए हों। मामला आधिकारिक तौर पर कोल्ड केस घोषित कर दिया गया। अब कोई कार्रवाई तब तक नहीं होगी जब तक नया सबूत सामने न आए। सारी फाइलें, गवाहियों के बयान, घटनास्थल की तस्वीरें और जीपीएस डेटा अभिलेखागार में बंद कर दिए गए। धर्मशाला के पुलिस अधीक्षक, जिन्होंने कभी परिवार से कहा था कि वे हार नहीं मानेंगे, अंततः चुप्पी के साथ सिर झुकाकर विदा हुए। वे जानते थे कि इन पहाड़ों में समय खुद एक कुल्हाड़ी की तरह है, जो इंसानी प्रयासों को बेरहमी से काट देता है।
राघव और नैना के परिवार के लिए उसके बाद का हर दिन दो दुनियाओं के बीच बीतने लगा। एक, जहां शायद वे जीवित हैं और किसी के इंतजार में हैं, दूसरी, जहां वे मर चुके हैं और चुपचाप मिट्टी के नीचे दफन हैं। न कोई शव, न कोई अंतिम संस्कार, न कोई विदाई, केवल सन्नाटा और अनुत्तरित फोन कॉल्स। हर बार जब मुंबई हवाई अड्डे पर हिमाचल से कोई विमान उतरता, नैना की मां की आंखें भर आतीं, क्योंकि वह विमान उनकी बेटी को वापस नहीं ला रहा था। उसी सर्दी ने पूरी धौलाधार श्रृंखला को लोहे जैसी कठोर बर्फ से ढक दिया। रास्ते, नदियां, पगडंडियां सब बर्फ के नीचे गुम हो गए। स्थानीय पर्वतारोही भी मानने लगे कि अगली गर्मियों तक कोई जगह पहुंची नहीं जा सकती। फिर भी कुछ लोग हार मानने को तैयार नहीं थे। नैना के पुराने मित्र और मुंबई में साथ काम करने वाले डिजाइनर सहयोगियों ने सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए, पोस्टर छापे, टी शर्ट बनाए, सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया। उनके प्रयास भावुक कर देने वाले थे, लेकिन घने अंधेरे जंगल में छोटी छोटी टिमटिमाती लौ से ज्यादा नहीं। धर्मशाला में जांचकर्ता अब भी अपने स्तर पर कोशिश कर रहे थे। एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने ट्रैफिक कैमरों की रिकॉर्डिंग फिर से खंगाली, एक मानचित्रकार स्वयंसेवक ने संभावित सभी रास्तों का नक्शा तैयार किया, पर हर सुराग बंद गली साबित हुआ। राघव और नैना के मोबाइल का जीपीएस बेकार, बैंक खाते में कोई लेन देन नहीं, पासपोर्ट भी निष्क्रिय। उनके जीवन का हर संकेत 14 मई की सुबह पर आकर थम चुका था। दिसंबर की शुरुआत में जब जांच विभाग की वार्षिक बैठक हुई, तो केस को अस्थायी रूप से संग्रहित घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट में लिखा गया, नए साक्ष्य नहीं, स्थल पुनर्स्थापित करने की कोई संभावना नहीं, इसलिए प्राथमिकता घटाई जाए। यह अंत नहीं था, पर यह स्वीकार था कि हिमालय ने सब कुछ जमा दिया है, जमीन भी और उम्मीद भी। जनवरी की ठंडी रातें और लंबी हो गईं। लाम दल की सतह शीशे सी समतल हो गई, मानो अपने भीतर दफन रहस्य को हमेशा छुपाए रखेगी। पर प्रकृति की इस निर्मम चुप्पी के बीच जीवित लोगों के दिलों में सिसकियां अब भी सांस ले रही थीं। आखिर हर सर्दी का अंत वसंत से होता है, और जब बर्फ पिघलनी शुरू होगी, तो लोग पूछेंगे, क्या नया मौसम कोई जवाब लेकर आएगा, या हिमालय यह रहस्य अपने भीतर हमेशा के लिए दफन रखेगा। धर्मशाला के लोगों की यादों में राघव और नैना अब भी जीवित थे। वे एक प्रतीक बन गए, युवाओं का, जो प्रेम और सपनों के साथ इन जंगली पहाड़ों की ओर खिंचे चले आए, पर यहां किसी अनजाने अंधकार में समा गए। और शायद कहीं, उन्हीं पगडंडियों पर जिन्हें कोई फिर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता, अब भी कोई संकेत छुपा है, किसी कहानी का, किसी सच्चाई का, जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है। जून 2024 में जब हिमाचल की बर्फ पिघलने लगी और धौलाधार से उमड़ता हुआ पानी नदियों को भारी और जंगलों को गीला, फिसलन भरा बना गया, तब अधिकांश लोग गर्मी का स्वागत कैंपिंग, मछली पकड़ने और शिकार से कर रहे थे। लेकिन वन विभाग की नजरें एक गंभीर काम पर लगी थीं, गुप्त रूप से रखे गए चारे की जांच। ये अवैध मोहक स्थल अक्सर गहरे जंगल में होते, जहां इंसान कम ही पहुंच पाता, और कई बार ये जगहें अपराधों को छुपाने का अड्डा बन जाती। जून की शुरुआत में एक अनुभवी वन अधिकारी को आदेश मिला कि वह धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर स्थित एक सुनसान चारे के स्थान, संकेत D117, की जांच करे। रास्ता उबड़-खाबड़ था, गाड़ी केवल कुछ दूरी तक जा सकती थी, बाकी का सफर उसे पैदल तय करना पड़ा। यह अधिकारी शांत स्वभाव का था, पहले भी उसने अवैध शिकार, जहर बिछाए जाल और प्रतिबंधित चारे के मामलों का सामना किया था। लेकिन इस बार जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आया, उसने उसकी आत्मा हिला दी। करीब 100 मीटर दूर से ही एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी, सिर्फ सड़ा मांस नहीं, बल्कि कुछ मीठा सा खट्टा और असहनीय गंध। पास पहुंचकर उसने देखा, एक बड़ा नीला प्लास्टिक ड्रम उल्टा पड़ा था, उसके मुंह से सड़ेगले मिठाइयों का ढेर और मक्के के दाने बाहर बिखरे थे। मक्खियां और भिनभिनाती मधुमक्खियां ड्रम के चारों ओर मंडरा रही थीं। यह दृश्य न केवल घिनौना था, बल्कि साफ तौर पर कानून का उल्लंघन भी। मगर उसकी सांसें तब थम गईं जब उसने एक और गंध पहचानी, मानव शव की गंध, जो किसी भी अनुभवी वनाधिकारी के लिए पहचानना आसान था। सावधानी से आगे बढ़ते हुए उसने अपने हाथ में बियर स्प्रे को कसकर पकड़ा और चारों ओर नजर दौड़ाई। झांककर ड्रम के भीतर देखा, तो उसकी आंखें पत्थर हो गईं, सड़ेगले केक और सड़े मक्के के बीच 2 काले बूट पहने हुए पैर बाहर निकले थे। वह तुरंत पीछे हटा, हाथ कांपते हुए वायरलेस पर कोड 104, शव मिला, की सूचना दी।
अगले 40 मिनट तक वह वहीं खड़ा रहा, ड्रम से नजरें हटाने की हिम्मत न कर पाया, जैसे डर हो कि शव कहीं गायब न हो जाए। जब हिमाचल पुलिस की विशेष टीम पहुंची तो स्थान को घेर लिया गया। जुंगा स्टेट फॉरेंसिक लैब की एक टीम हेलीकॉप्टर से आई, तस्वीरें खींची, सैंपल लिए और शव को निकालने की तैयारी की। 3 घंटे की मशक्कत के बाद अंततः शव बाहर निकाला गया। वह एक एशियाई युवक का था, ट्रेकिंग ड्रेस में, बुरी तरह सड़ागला लेकिन फिर भी पहचानने योग्य। जेब से निकले बटुए और मोबाइल ने उसकी पहचान की पुष्टि कर दी। वह राघव मल्होत्रा था, जो 9 महीने पहले नैना देसाई के साथ लापता हुआ था। प्रारंभिक रिपोर्ट ने सबको स्तब्ध कर दिया। राघव की मौत किसी हादसे या जंगली जानवर से नहीं हुई थी, बल्कि उसके सिर के पीछे भारी चीज से चोट मारी गई थी, जिससे खोपड़ी चकनाचूर हो गई। और भी भयावह यह कि उसकी मौत का समय गुमशुदगी से मेल नहीं खाता। उसका शव केवल पिछले 1-2 हफ्तों से ही सड़ना शुरू हुआ था, जबकि वह 9 महीने पहले लापता हुआ था। इसका अर्थ यह था कि किसी ने उसकी लाश पूरी सर्दी किसी ठंडी जगह, शायद डीप फ्रीजर में छुपाकर रखी और फिर वसंत आने पर उसे यहां फेंक दिया। अब यह केवल एक गुमशुदगी नहीं रही, यह एक योजनाबद्ध हत्या थी। जांच की दिशा पलट गई। पुलिस मुख्यालय की दीवार पर नक्शे दोबारा टांगे गए। समाचार चैनलों पर राघव की तस्वीर अब गुमशुदा की नहीं, बल्कि हत्या के शिकार की तरह दिखाई जाने लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, नैना देसाई कहाँ है? अगर हत्यारा पूरी सर्दी शव को छुपाकर रख सकता है, अगर उसने योजना बनाकर यह सब किया है, तो नैना के साथ क्या हुआ? क्या वह मारी गई, कहीं कैद है, या किसी तरह भाग निकली? बर्फ पिघलते ही प्रकृति ने रहस्य उजागर करना शुरू किया, मगर जवाब मीठी हवा की तरह नहीं, बल्कि मौत की सड़ांध के साथ आया, कड़वा, दमघोंटू और निर्दयी। गुमशुदगी अब हत्या में बदल चुकी थी, और यह तो बस शुरुआत थी। 3 हफ्ते बाद, जब राघव मल्होत्रा का शव गहरे जंगल के अवैध चारे स्थल से बरामद हुआ, तब यह मामला आधिकारिक तौर पर हत्या की जांच में बदल गया और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। वही उपनिरीक्षक, जिसने पहले खोज अभियान का नेतृत्व किया था, अब पुराने स्थल पर लौटा, पर इस बार उसकी दृष्टि बिल्कुल अलग थी। अब न कोई हादसे का अनुमान, न रास्ता भटकने की आशंका, सामने था केवल एक सुनियोजित क्ल। हत्यारा न केवल राघव की जान ले चुका था, बल्कि उसने पूरे सर्दी भर शव को छुपाकर रखा और फिर पहाड़ों की पारिस्थितिकी का सहारा लेकर उसे मिटाने की योजना बनाई, यहां तक कि भालुओं को सबूत निगल जाने के लिए इस्तेमाल किया। पहला अहम प्रश्न वही गाड़ी थी। हर गुमशुदगी में वाहन ही वह धागा होता है जो आखिरी जगह बताता है जहां शिकार गया था। लेकिन शुरू से ही उनकी स्कॉर्पियो कहीं नहीं मिली थी, न किसी ने देखी, न कैमरों ने पकड़ी, न पगडंडी के शुरुआती बिंदु पर कोई निशान मिला। जब तक गाड़ी का पता न चले, सारे नक्शे और सर्च डेटा अधूरे थे। जबकि फॉरेंसिक दल नीले ड्रम की जांच में जुटा था, दूसरी टीम ने नागरिक और सैन्य जीपीएस मैपिंग खंगाली। तभी एक बारीक सा सुराग सामने आया। ड्रम बरामद होने वाली जगह से दक्षिण की ओर जाने वाली पगडंडी अंततः लामदल झील के किनारे एक छोटे, एकांत खाड़ी तक जाती थी। पिछले वर्ष किसी ग्रामीण ने वहां कीचड़ में धंसे टायर के निशान की सूचना दी थी, पर शरद ऋतु में झील का पानी इतना गहरा था कि खोज संभव न थी। अब जब बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी थी, उपग्रह चित्रों में वह स्थान साफ दिखने लगा। 10 जून को 2 स्थानीय मछुआरे नाव से उस खाड़ी में गए और संयोग से उन्हें पानी के भीतर एक धातु का चौकोर ढांचा चमकता दिखाई दिया। घबराकर उन्होंने तुरंत हेल्पलाइन पर फोन किया। पुलिस ने जगह घेर ली और पेशेवर गोताखोरों को बुलाया। उसी शाम गोताखोर के हेलमेट कैमरे से पहली तस्वीरें आईं। झील की तलहटी में वही लापता स्कॉर्पियो पड़ी थी, गाड़ी काई और कीचड़ से ढकी हुई। नंबर प्लेट सलामत थी, दरवाजे बंद, कोई टक्कर या पलटने का निशान नहीं। साफ था कि गाड़ी को धीरे धीरे पानी में धकेला गया था ताकि वह बिना शोर डूब जाए। अगले सुबह क्रेन से जब गाड़ी निकाली गई, तो उसके साथ जमकर चिपकी हुई कीचड़ धाराओं में बहने लगी। भीतर कोई नहीं था, पर पीछे की सीट पर नैना देसाई का एक पुराना, भीगा और सड़ा हुआ कोट मिला। डैशबोर्ड के नीचे जीपीएस मेमोरी यूनिट सही सलामत थी, जिसे तकनीशियनों ने 3 दिन की मेहनत से रिकवर किया। उसमें दर्ज आखिरी रूट ने सबको स्तब्ध कर दिया। गाड़ी कभी डल लेक की ओर गई ही नहीं थी। 14 मई की सुबह उसने मुख्य सड़क से मुड़कर उन्हीं पगडंडियों का रुख किया था जो सीधे लामदल की दक्षिणी खाड़ी तक ले जाती हैं, वहीं जहां उसे बरामद किया गया।
यह वही दिशा थी जो पेट्रोल पंप वाले बूढ़े ने बताई थी। 2 एशियाई युवाओं ने उस निर्जन झील का रास्ता पूछा था। अब कोई शक नहीं बचा था। राघव और नैना ने अपने ही हाथों से गाड़ी को उस नियति के रास्ते पर मोड़ा था जहां से लौटना असंभव था। जीपीएस डेटा के आधार पर खोजदल ने झील से सटे निजी भूखंड पर ध्यान केंद्रित किया। वह 100 एकड़ से अधिक का घना वन क्षेत्र था, दूर दूर तक आबादी नहीं। जमीन के दस्तावेज खंगालने पर मालिक का नाम सामने आया, बलदेव नेगी, 68 वर्ष का एकांतवासी, अविवाहित, बिना नौकरी, बिना बैंक खाता, समाज की आंखों से ओझल एक भूत सा इंसान। पर सबसे चौंकाने वाला था उसका संबंध उस नीले ड्रम से। 11 वर्ष पहले जब गुजरात के वेरावल में एक समुद्री भोजन फैक्ट्री दिवालिया हुई थी, तो सैकड़ों नीले प्लास्टिक ड्रम नीलाम किए गए थे। खरीदारों की सूची में एक नाम दर्ज था, बलदेव नेगी। उसने 3 पैलेट ड्रम खरीदे थे। और राघव की लाश जिस ड्रम में मिली थी, उसका नंबर उसी खेप से मेल खाता था। अब परछाई को नाम मिल चुका था। जुड़ाव अब साफ हो चुका था। कातिल अब जंगल की परछाई नहीं रहा। उसका नाम था, जमीन थी, अतीत था, सबूत थे और शायद एक और गुमशुदा जिंदगी उसके हाथों में थी। सवाल अब यह नहीं था कि राघव मल्होत्रा को किसने मारा, बल्कि यह था कि नैना देसाई कहाँ है, जिंदा है, कैद में है, भाग निकली है या उस खामोश जंगल की गोद में कहीं दफन हो चुकी है। 15 मई 2024 को, जब राघव और नैना की गुमशुदगी को 10 महीने से ऊपर हो चुके थे, संघीय न्यायाधीश ने तलाशी वारंट पर दस्तखत कर दिए। सबूत अब इतने गहरे थे कि इनकार मुमकिन न था। गाड़ी का जीपीएस रिकॉर्ड, शव वाला नीला ड्रम, समुद्री कारखाने की खरीदी का हिसाब और सबसे अहम, वही निजी जमीन जहां सारे धागे आकर बंधते थे, जिसके मालिक थे बलदेव नेगी। अब वह कोई तन्हा सन्यासी नहीं था, बल्कि हत्या, अपहरण और सबूत मिटाने के खेल का केंद्र था। छापा पूरी खामोशी से रचा गया, न मीडिया को भनक, न स्थानीय लोगों को। घना जंगल, दुर्गम रास्ते, शक था कि अपराधी हथियारबंद है और 2 दशकों से समाज से कटा हुआ है, इसलिए पुलिस ने हल्के में लेना मुनासिब नहीं समझा। 6 लोगों की विशेष टीम बनी, 2 स्नाइपर, 1 वार्ताकार और बाकी कमांडो। सुबह होते ही वे कोहरे को ढाल बनाकर आगे बढ़े। बलदेव नेगी की जमीन पर न कोई बाड़, न कोई कैमरा, बस एक कच्चा रास्ता और उस पर टंगा लकड़ी का तख्ता, जिस पर लाल रंग में लिखा था, अंदर घुसने वाला गोली खाएगा। यह चेतावनी से बढ़कर उस शख्स की नफरत थी जो बाहर की दुनिया को दुश्मन मानता था। टेढ़े मेढ़े पगडंडी से गुजरते ही टीम सामने पहुंची। घने देवदार के बीच लकड़ी का मकान खड़ा था। बाहर न कोई गाड़ी, न बिजली का तार, बस चिमनी से उठता धुआं बता रहा था कि कोई भीतर मौजूद है। उप निरीक्षक ने माइक उठाकर 3 बार पुकारा, बलदेव नेगी, हमारे पास वारंट है, बाहर आओ, हाथ ऊपर करो। कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार की चेतावनी भी खामोश रही, तो दस्तक नहीं दी गई। दरवाजा तोड़कर टीम भीतर दाखिल हुई। और वहां उन्हें प्रतिरोध नहीं, इंतजार मिला। बलदेव नेगी जर्जर मेज के पास बैठा था, हाथ में ठंडी कॉफी का प्याला, धंसी आंखें, दरवाजे पर जमी जैसे जानता हो यह घड़ी आएगी। उसने न चीखा, न इनकार किया, न हथियार उठाया, बस हथकड़ी लगते ही गर्दन झुका दी, मानो पहले ही हार मान चुका हो। तलाशी शुरू हुई। मकान भीतर से अजीब कायदे से सजा था, डिब्बाबंद खाना, दवाएं, शिकारी औजार और बंदूकें। पर सबसे खतरनाक सुराग पिछवाड़े की झोंपड़ी में था। वहां रखा था एक औद्योगिक फ्रीजर, जो अभी भी चल रहा था। भीतर अब कुछ न था, मगर दीवारों पर जमी नमी बता रही थी कि हाल ही में किसी शव को ठंडा रखकर निकाला गया है। जब उस पर ल्यूमिनोल छिड़का गया, तो नीली चमक उठी, खून के निशान जिन्हें साफ किया गया था। अब शक की कोई जगह न थी, यहीं पर राघव का शरीर महीनों तक छुपा रहा था। मगर सांसें रोक देने वाला खुलासा तब हुआ जब बगल की लकड़ी की कोठरी का ताला तोड़ा गया। भीतर से निकला एक धूल भरा नीला बैग, जिसमें पड़ा था एक महिला का बटुआ, बैटरी निकाला हुआ फोन, दवा की शीशी और नैना देसाई का ड्राइविंग लाइसेंस। बटुए पर सूखा कीचड़ अभी भी चिपका था। सबूत अब बोझिल सच बोल रहा था। पुलिस ने बलदेव नेगी को पकड़कर आनंदपुर ले जाया। पूरे रास्ते वह खिड़की से बाहर ताकता रहा, मानो सब कुछ पीछे छोड़ आया हो। लेकिन जैसे ही उसके सामने वह बैग और नैना का लाइसेंस रखा गया, उसने गहरी सांस छोड़ी, आंखें बंद की और पहली बार बोला, वो भाग गई थी। पर कहाँ गई, मुझे नहीं पता,
यह स्वीकारोक्ति 3 घंटे चली पूछताछ की रिकॉर्डिंग में दर्ज हो गई। बलदेव नेगी के बयान के अनुसार 14 मई की सुबह उसने झील किनारे एक अनजानी गाड़ी की आवाज सुनी। जिज्ञासा में वह बंदूक लेकर बाहर निकला तो देखा राघव मल्होत्रा और नैना देसाई की गाड़ी कीचड़ में धंसी थी और दोनों उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। जब बलदेव हथियार ताने पास पहुंचा तो राघव ने बेचैनी दिखाते हुए मदद मांगी, मगर बलदेव को भ्रम हुआ कि उस पर हमला होने वाला है और उसने बंदूक के कुंदे से राघव के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह वहीं ढेर हो गया। इसके बाद की कहानी उसने ऐसी ठंडक से सुनाई कि सबकी रूह कांप गई। नैना चीखते हुए मदद मांगती रही लेकिन वहां कोई नेटवर्क न था। वह उसे जबरन अपने लकड़ी के केबिन तक ले गया और कैद कर लिया, जबकि राघव का शव उसने खींचकर औद्योगिक फ्रीजर में डाल दिया। सर्दियों तक शव वहीं छुपा रहा और जैसे ही वसंत आया उसने डर के मारे लाश को नीले ड्रम में डालकर चारे की जगह फेंक दिया। लेकिन नैना का क्या हुआ? इस पर बलदेव ने बस इतना कहा, वो भाग गई थी जब मैं लकड़ियां काट रहा था। उसके बाद मुझे पता नहीं। उसके इस अस्पष्ट जवाब ने पूरी जांच को नए मोड़ पर पहुंचा दिया। अब यह खोज किसी लापता इंसान की नहीं बल्कि एक शव की थी, सम्मान लौटाने की आखिरी कोशिश। 16 मई से पुलिस ने 5 किलोमीटर के घेरे में तलाशी शुरू की। खड़ी चट्टानों, झाड़ियों और दलदलों से घिरे उस इलाके में न कोई पगडंडी थी न रास्ता। मगर इस बार कोई कसर न छोड़ी गई। हर टीम के पास खोजी कुत्ते, थर्मल ड्रोन, त्रिआयामी नक्शे और स्थानीय पर्वतारोहियों का साथ था। खोज शुरू हुई। कुछ दल नदियों के किनारे उतरे जहां पानी पीने का सहारा मिलता, तो कुछ पहाड़ी ढलानों पर चढ़े जहां अस्थायी आश्रय मिल सकता था। दिन बीतते गए और नैना के जीवित होने की क्षीण आशा भी बुझती चली गई। 10वें दिन एक टीम ने घाटी की गहरी दरार में असामान्य संकेत पाए। खोजी कुत्ता एक गिरे हुए वृक्ष के पास भौंक उठा और वहां उन्हें शाखों और काई से बना एक छोटा सा अस्थायी झोंपड़ा मिला। भीतर कुछ प्लास्टिक की खाली बोतलें, सूखे फल और एक सड़ा सा रुमाल पड़ा था। और फिर सबसे भीषण दृश्य सामने आया, एक दुबली पतली स्त्री की कंकाल जैसी देह, घुटनों में सिमटी हुई, मानो आखिरी सांस तक लड़ती रही हो। बगल में एक फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा पड़ा था, शायद रस्सी या थैले का हिस्सा। सबूत इकट्ठे कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अगले ही दिन रिपोर्ट आई, यह नैना देसाई थी। फॉरेंसिक ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी मौत हत्या से नहीं बल्कि थकावट और ठंड से हुई थी। निशान बताते थे कि वह 5 से 7 दिन तक जंगल में जीवित रही, जंगली फल खाए, बारिश का पानी पिया और रास्ता खोजने की कोशिश की। पर महीनों की कैद के बाद न तो उसके पास ताकत थी, न गर्म कपड़े, न पर्याप्त खाना। सबसे पीड़ादायक बात यह थी कि जहां उसकी देह मिली वह जगह आरक्षित क्षेत्र की हद और एक गश्ती पगडंडी से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थी। 31 मई को परिवार को यह खबर दी गई। मां सुनते ही ढह गईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपनिरीक्षक की आंखें भीग गईं जब उसने कहा, उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया। अगर मौसम थोड़ा नरम होता, अगर कोई राहगीर गुजरता, अगर उसने दूसरी दिशा ली होती, तो हम उसे बचा सकते थे, लेकिन उसके अंतिम पुकार को कोई न सुन सका। 4 जून को उसी घाटी में एक निजी स्मृति सभा हुई। परिवार, मित्र और अजनबी तक आए, फूल चढ़ाए, तस्वीरें बांधी और पेड़ों पर सफेद रिबन बांधकर उसे विदाई दी, देर से ही सही, पर पूरे सम्मान के साथ। जंगल के किनारे एक छोटे लकड़ी के तख्त पर यह पंक्ति उकेरी गई, वह कभी हार नहीं मानी। इस संदेश ने पूरे देश को झकझोर दिया। मीडिया ने इसे लगभग 1 साल तक गूंजते रहे केस के अंतिम अध्याय की तरह प्रस्तुत किया। लेकिन राघव मल्होत्रा और नैना देसाई के परिवारों के लिए यह अंत नहीं था। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके 2 शांत, प्रकृति प्रेमी बच्चे, जो बस एक रोमांटिक यात्रा पर निकले थे, कैसे ऐसे इंसान के हाथों में फंस गए जो बरसों से भीतर से मर चुका था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाज से किनारा कर लिया, अपने भ्रमों को गले लगाया और अपने आश्रय को एक जाल में बदल दिया। नैना की मौत उसके अपहरण के क्षण में नहीं आई, बल्कि अकेलेपन, थकान, ठंड और नियति की बेरुखी से हुई। सबसे करुणाजनक था कि उसने कभी हार नहीं मानी, वह भागी, लड़ी, शरण बनाई और हिमालय की कठोर सर्दियों में 7 दिन जिंदा रही, केवल अपनी इच्छा शक्ति के बल पर। उसका अंतिम चीख किसी ने नहीं सुना, लेकिन उसकी हड्डियों के पास मिले निशान उसकी गवाही दे गए। एक नन्ही देह, सिकुड़ी हुई, पर आत्मा अडिग। केस अब लगभग बंद था,
लेकिन जो भी इसका साक्षी बना, इवन अजनबी, हर बार नैना का नाम सुनते ही भीतर तक कांप उठता। वह सिर्फ शिकार नहीं रही, वह चेतावनी थी, आज़ादी और आसक्ति के बीच की पतली रेखा, प्रकृति की भव्यता और इंसानी हाथों की क्रूरता के बीच का संघर्ष। 12 मई 2024 को, जब राघव और नैना ने धर्मशाला से अपनी आखिरी यात्रा शुरू किए 1 साल पूरा हुआ, बलदेव नेगी का मुकदमा शिमला की उच्च न्यायालय में शुरू हुआ। वहां कोई कैमरे नहीं थे, न कोई भीड़, न नारे, बस दोनों परिवार पीछे की कतार में चुपचाप बैठे थे, हाथ एक दूसरे को थामे, आंखों में जमा महीनों की बर्फीली पीड़ा। उन्हें किसी नाटकीयता की जरूरत नहीं थी, बस अंतिम पुष्टि चाहिए थी कि अपराध का नाम है और अपराधी अब कभी आजाद नहीं होगा। बलदेव नेगी ने न वकील रखा, न इनकार किया, न दया की अपील। पूरा समय वह बस कठोर सिर हिलाकर सवालों का जवाब देता रहा। जब जज ने पूछा कि सजा से पहले कुछ कहना है, तो उसने एक ही वाक्य बोला, मैं इस दुनिया के लायक नहीं हूं, और चुप हो गया। यह पश्चाताप नहीं था, बल्कि एक टूटी हुई याद थी, एक आदमी की, जिसने समाज से इतना किनारा कर लिया था कि अपनी तन्हाई को बारूद बना लिया और उससे 2 जिंदगियां बुझा दी। अभियोग पत्र में 4 गंभीर धाराएं थीं, राघव की प्रथम डिग्री हत्या, नैना का अपहरण जिससे मृत्यु हुई, शव को छुपाना और गलत तरीके से शिकार चारा इस्तेमाल करना। सबूत इतने मजबूत थे, फ्रीजर पर मिले खून के निशान, जीपीएस रिकॉर्ड, ड्रम का हिसाब और सबसे बढ़कर उसकी खुद की स्वीकारोक्ति कि ज्यूरी ने केवल 3 घंटे में फैसला सुना दिया। दोषी, हर आरोप में। जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, बिना पैरोल, बिना अपील। अब बलदेव नेगी बाकी जिंदगी लोहे की सलाखों के पीछे गुजारेगा, न वहां पेड़ दिखेंगे, न झीलें, न हवा का सरसराना। उसकी मानी हुई आजादी अब 4 दीवारों की कैद होगी। लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए यह फैसला भी स्मृतियों को नहीं मिटा सका। कोर्ट में नैना के पिता ने कहा, नजर तक उठाए बिना, मेरी बेटी की मौत किसी चोट या भूख से नहीं हुई। वह इसलिए मरी क्योंकि कोई वक्त पर उसे बचाने नहीं आया। वह अकेलेपन, निराशा और इस सच में मर गई कि एक इंसान जंगल में भूत की तरह जी सकता है और कोई जान भी न पाए। राघव की मां चुप रही। उसने बस अपनी सीट पर एक चिट्ठी छोड़ दी, बेटा, तू दुनिया की सुंदरता ढूंढने गया था और अंधकार से टकराया। मगर मां जानती है, तू डरा नहीं। तूने आखिरी दम तक उसे बचाया, मुकदमा खत्म हुआ, सच्चाई उजागर हुई, पर खोए हुए लौटकर न आए। यह कहानी किसी फिल्मी सुखांत की तरह खत्म नहीं हुई, न कोई पुनर्मिलन, न कोई आलिंगन, बस एक लंबी खामोशी। और बलदेव नेगी की लकड़ी की कुटिया। सरकार ने उसे तोड़कर जमीन को निवास के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया। मानो प्रकृति ने भी तय कर लिया हो कि वह जगह फिर कभी किसी इंसान का घर नहीं बनेगी। नैना देसाई के परिवार ने उसकी कोई निशानी रखने की मांग नहीं की। मगर कुछ युवाओं का एक छोटा सा समूह, जो इंटरनेट पर इस केस को लगातार देखता रहा था, चुपचाप उस जगह पहुंचा जहां उसका अस्थायी आश्रय मिला था। उन्होंने वहां एक पत्थर की पटिया गाड़ दी, जिस पर उकेरा था, हमने तुम्हारी पुकार सुन ली। यह कोई कानूनी रस्म न थी, पर उन अनजानों की ओर से एक वादा था कि वह युवती, जिसने जंगल की खामोशी में 7 दिन तक संघर्ष किया, अंधकार में खो नहीं जाएगी। 6 महीने बाद दोनों परिवारों ने मिलकर एक गैर-लाभकारी संस्था बनाई, बर्फ के बीच ज्वाला। उसका उद्देश्य था गुमशुदा लोगों की खोज में मदद करना, बचाव उपकरण उपलब्ध कराना और उन यात्रियों को बुनियादी जीवित रहने की शिक्षा देना जो दुर्गम पहाड़ों में प्रवेश करते हैं। वे राघव और नैना को वापस नहीं ला सकते थे, लेकिन दूसरों को बचाने में मदद जरूर कर सकते थे। और शायद यही सबसे कोमल समापन था, क्रोध या घृणा से नहीं, बल्कि इंसानियत से। उस भीषण त्रासदी से भी एक मानवीय रोशनी बच निकली। क्योंकि अंततः हिमालय ने जो सबसे घना अंधकार छुपाया था, वह शव नहीं बल्कि वह दिल था, जो तन्हाई को हथियार बना लेता है और खामोशी से मासूम चीखों को मार देता है। यह केस आंसुओं के साथ बंद हुआ, लेकिन साथ ही यह एक चेतावनी भी छोड़ गया। हर यात्रा का लक्ष्य गंतव्य नहीं होता, कभी कभी बस एक कदम अंधकार में खो जाता है और पूरी दुनिया बदल जाती है। यह कहानी केवल 2 युवाओं की मृत्यु नहीं थी, बल्कि उस खालीपन की गूंज थी जो तब पैदा होता है जब समाज किनारे पर खड़े अकेले लोगों की उपेक्षा करता है, जब असामान्य संकेतों को नजरअंदाज किया जाता है,
जब तकनीक पर भरोसा करने के बावजूद प्रकृति हमें दिखा देती है कि उसकी खामोशियों में इंसान अदृश्य हो सकता है। यह याद दिलाती है कि हमें अपने बच्चों को सुरक्षा सिखानी होगी, जंगलों की निगरानी मजबूत करनी होगी और आपातकालीन चेतावनी तंत्र बेहतर बनाना होगा। और सबसे बढ़कर, कभी भी किसी छोटी सी मदद की पुकार को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि जीवन और मृत्यु का फासला कभी कभी बस एक नज़र, एक हाथ या एक सुनने वाले कान से तय होता है। अगर आपको यह कहानी अर्थपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, साझा करें और चैनल कहानियाँ जिंदगी की को सब्सक्राइब करें ताकि मानवीय मूल्यों को और आगे पहुंचाया जा सके। अपने विचार टिप्पणी में ज़रूर लिखें। धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस सफ़र में बने रहे।